हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसमें मैं आपको लास्ट में जो मैंने आपको वर्क दिया था वो उसमें मैंने आपको बोहर मॉडल के 4 पोस्टुलेट दिए थे। तो जो 4th पोस्टुलेट है वो अगेन डिवाइडेड है बहुत सारे पार्ट्स में। तो उसका जो पार्ट फर्स्ट है वो ये कहता है द स्टेशनरी स्टेट for electrons are numbered as 1, 2, 3 and so on, and these stationary states are known as the primary principal quantum numbers। ठीक है ना। जैसे कि आपको 1, 2, 3 नंबर अगर आपको n=1 या 2 या 3 दे दिया तो वो आपको पता चल जाएगा उससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में। नंबर सेकेंड, द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स आर, किसी भी स्टेशनरी स्टेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये क्या होती हैं। ये बोहर ने एक एज्यूम्ड किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स में घूमता रहता है, तो उसने इस एनर्जी लेवल्स को ही क्या कह रखा है, स्टेशनरी स्टेट कह रखा है, जिनके एनर्जी फिक्स्ड होती है और इलेक्ट्रॉन वहाँ रिवॉल्व करता रहता है। तो अगर आपको किसी भी स्टेशनरी स्टेट की रेडियस निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Rn=n²a0। ठीक है, तो यहाँ पर a0 की वैल्यू फिक्स्ड है, डेट इज़ द 52.9 पिकोमीटर, और जो रेडियस इस फॉर्मूले के थ्रू आपको ऑब्जर्व होगी उसको हम बोलते हैं बोहर रेडियस। नंबर थर्ड, the energy of stationary state is also important, which is given by this formula En=-RH1/n²। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, En=-RH1/n²। यहाँ पर n=1, 2, 3 हो सकता है। ठीक है, RH यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, जो क्या होती है 2.18 × 10⁻⁻18 जूल होती है। अगर हमें यहाँ पर दो एनर्जी लेवल पता है ना, एक n=1 और दूसरा n=2, मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 एनर्जी लेवल से जंप करके मतलब 2 में पहुँच गया। इट मीन्स उस इलेक्ट्रॉन से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया है। तो ग्राउंड स्टेट को हम मान लेते हैं E1, जिसको हम कैलकुलेट कर लेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से -RH, यानी कि जो फिक्स्ड है वैल्यू 2.18 × 10⁻⁻18, 1/n² की जगह आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर। तो इससे हमें एक वैल्यू पता चल जाएगी। फिर हम निकाल लेंगे n=2 रखकर, तो n=2 रखेंगे तो हमें यहाँ पर E2 की वैल्यू पता चल जाएगी। इस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन जंपिंग करके कहाँ किस एनर्जी लेवल में जा रहा है हम n=3, 4 रखकर फॉर्मूले में रखकर वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होगी। नंबर 4, द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट एसोसिएट विद He+, यानी कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने एक डोनेट कर दिया तो वो एज लाइक हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के भी एटम के अंदर केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम ऐसी स्पीसीज लेके चलेंगे जहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो उसके लिए हम फॉर्मूला ये लर्न कर लेंगे, En=-2.18 × 10⁻⁻18 Z² जूल। तो यहाँ पर Z एटॉमिक नंबर है, जिस किसी भी एटम का आपको निकालना उसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे रखना है, और N जो है Rn जो है वो किससे निकल जाएगा 52.9 n²/2। तो N की वैल्यू आपको गिवन होगी, आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको रेडियस भी मिल जाएगी और एनर्जी भी मिल जाएगी। Number 5, it is also possible to calculate the velocities of electrons moving in the orbits। तो इस यहाँ जो बोहर का मॉडल था उसके थ्रू आप बहुत सारे एनर्जी लेवल्स की वेलोसिटीज़ का भी पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बोहर मॉडल हमारा आज फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी चेंज बिटवीन द 2 ऑर्बिट्स। सपोज करिए द एनर्जी गैप बिटवीन द 2 ऑर्बिट्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। यहाँ पे हमें डेल्टा ही निकालना है, तो हम E2 - E1 करते हैं। तो मैंने यहाँ पर E2 को E फाइनल लिख दिया और E1 को E इनिशियल लिख दिया। तो डेल्टा E फाइनल - E इनिशियल। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे
ई जो हमने रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म में पढ़ा है, तो माइनस आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस माइनस आर एच अपॉन एन आई स्क्वायर, जहाँ पे एन आई और एन एफ जो है हमारे इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरीके से हम डेल्टा ही यहाँ पर निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, कोई एक्सप्लेनेशन इसका लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर हमें एनर्जी पता चल गई है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई है तो हम वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी सैंपल्स मिलते हैं, बहुत सारी लाइंस मिलती हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि बामर, पाशन, ब्रैकेट, फोन्ड, लाइमन सीरीज, ये बहुत सारी हमें स्पेक्ट्रल लाइंस भी दिख जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 3, लिमिटेशन ऑफ द बोहर मॉडल। देखिए, बोहर ने बहुत अच्छा वर्क किया हाइड्रोजन एटम पर, उसके बावजूद भी उसके मॉडल में कुछ कमियां थीं। पहली कमी थी उसके मॉडल में, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक। मतलब कि वो हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रल जो लाइंस थी उसके बारे में कोई भी डिटेल्स हमें नहीं बता पाया था। फर्दर आगे, ही वॉज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और ये आगे वो स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे स्प्लिट हो जाती हैं उसके बारे में भी हमें नहीं समझा पाया था। कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो 2 इफेक्ट्स के थ्रू स्प्लिट कर जाती हैं, जीमेन और स्टार। जीमेन इफेक्ट में है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है जो वो स्प्लिट होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू स्प्लिट हो जाती हैं, जबकि स्टार के इफेक्ट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू स्प्लिट हो जाती हैं। ये जो जीमेन इफेक्ट और स्टार की इफेक्ट है ये आपसे शॉर्ट में भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये एज ए डेफिनेशन भी लर्न करना है। नंबर 2 लिमिटेशन क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मीन्स आपको पता है कि बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये जो थ्योरी थी बोहर की वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू किस तरीके से एटम जुड़ते हैं और कैसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और नंबर 3 कहता है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इस तरीके से बोहर मॉडल की लिमिटेशन के साथ ये टॉपिक आज फिनिश हो जाता है।